वेलकम बच्चों। लाइंस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम एंगल बिटवीन लाइंस पे बातचीत किए थे हम लोग ना। अब उस पे आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस पे कुछ बातचीत करते हैं। लाइंस की ऑलमोस्ट हम लोग धीरे धीरे एंडिंग की तरफ हैं। लाइंस के बाद वी विल स्टार्ट विद प्लेन, है ना। तो हेडिंग डालो, 2-3 क्वेश्चन इस पे करते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन किया जाए। हेडिंग डालो, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। देखो 2 डायमेंशन में हम लोगों ने, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बातचीत किए हैं क्लास 11th में, तो हम लोगों ने देखा कि अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो 2 डायमेंशन में क्या होता है, इंटरसेक्शन होता ही होता है। क्योंकि 2 डायमेंशन में बेसिकली हम लोग 2 एक्सिस रखते थे, एक प्लेन रखते थे। कौन सा? XY प्लेन पे काम करते थे ना। X एक्सिस और Y एक्सिस को कंटेन करने वाला जो प्लेन था उसी पे काम करते थे हम। किस में? 2 डायमेंशन में। इसलिए वहाँ पर हम लोगों ने जब भी 2 नॉन पैरेलल लाइंस ली है, उनका हमेशा क्या हुआ है, इंटरसेक्शन हुआ है। ठीक है, नॉन पैरेलल लाइंस की जब भी बात हुई है वहाँ पर क्या मिला है, हमें इंटरसेक्शन मिला है लाइंस का। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस। बट 3D में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3D में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि नॉन पैरेलल लाइंस है तो इंटरसेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे प्लेन का चक्कर आ जाता है। अगर सेम प्लेन में है, जैसे ये ग्रीन बोर्ड एक प्लेन है ना। ग्रीन बोर्ड क्या है? एक प्लेन का पार्ट है, छोटा सा। ठीक है, प्लेन तो पूरा का पूरा होगा, मतलब इसको ग्रीन बोर्ड को ऊपर भी ले जाओ इन्फिनिटी तक, नीचे भी ले जाओ इन्फिनिटी तक, पीछे भी ले जाओ इन्फिनिटी तक, आगे भी ले जाओ इन्फिनिटी तक, मतलब एंडलेस हो जाए हर जगह से, तब एक्चुअल में दैट इज़ द प्लेन। तो उसी प्लेन का ही एक पार्ट है। अगर हम इस पर 2 नॉन पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट। 2 नॉन पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर दें, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो बताओ इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा? हो गया ना यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन। तो नॉन पैरेलल लाइंस का क्या होना है, हमेशा इंटरसेक्शन होना है अगर वो सेम प्लेन पे है। इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ रहे थे तो नॉन पैरेलल लाइंस का क्या हो रहा था, इंटरसेक्शन हो रहा था। क्योंकि वहाँ पर वो जो दोनों लाइंस थी, वो दोनों लाइंस किस में थी, सेम प्लेन में थी। वो दोनों लाइंस XY प्लेन में थी, इसलिए दोनों का क्या हो रहा था, इंटरसेक्शन हो रहा था। ठीक है, बट अगर 2 लाइंस नॉन पैरेलल है बट अलग अलग प्लेन पे है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन भी नहीं होगा। नॉन पैरेलल अगर सेम प्लेन पे है तब तो इंटरसेक्शन होगा, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वन ऑफ द एग्जांपल XY प्लेन में होती थी। वहाँ पे ये ग्रीन बोर्ड का प्लेन है, इस पे भी हमने 2 लाइंस ली, एक लाइन ये और एक लाइन ये। नॉन पैरेलल है बट दोनों का क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, क्योंकि दोनों लाइन सेम प्लेन पे है ना। इसी तरह अगर हमने बोला कि अगर ये नॉन पैरेलल लाइंस, जब हम 3D में बात करते हैं तो नॉन पैरेलल लाइंस का नेसेसरी ये बात नहीं है कि उनका इंटरसेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि 3D में जो हम 2 लाइंस नॉन पैरेलल लेंगे, अगर वो सेम प्लेन में है तब तो उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। बट अगर वो दोनों नॉन पैरेलल लाइंस सेम प्लेन में नहीं है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो बात? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक प्लेन ये है ना, ये एक प्लेन है, ठीक है, दिस इज़ अ प्लेन। तुम अपने एंड पे जब लेक्चर देख रहे होगे इस चीज़ को खुद से फील करना। ये एक प्लेन है हमारा, इस पर हमने एक लाइन कोई ड्रॉ कर ली, लेट्स से पेन से हमने इस पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये एक दूसरा प्लेन है, ये एक दूसरा प्लेन है, ठीक है। इस पर भी हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ऊपर से एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर ली। तो ये प्लेन एक अलग हो गया, जो कि पूरा उधर भी जाएगा इधर भी आएगा, है ना। इस पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। एक प्लेन ये वाला है ना, इस प्लेन के ऊपर है ये प्लेन, ठीक है। इस पर भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब बताओ इन दोनों लाइन का क्या इंटरसेक्शन होगा? कभी भी इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन नहीं होगा। बट क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? नहीं, पैरेलल भी नहीं है। एक ऐसे है तो एक ऐसे है ना। तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन नहीं होगा। दे आर नॉट पैरेलल ऑल्सो, पैरेलल भी नहीं है। एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो इन दोनों लाइंस का आपस में क्या नहीं हो रहा है, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। नॉन पैरेलल होने के बावजूद भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ये दोनों लाइन अलग अलग प्लेन पे हैं।
एक प्लेन ये है, इस पर हमने लिया, एक प्लेन इस पे लिया, दो अलग अलग प्लेन पे लाइंस हैं, इसलिए इनका क्या नहीं हो रहा, नॉन पैरेलल होने के बावजूद भी इनका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। तो इस बात को ध्यान रखना है। 3D में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर लाइंस नॉन पैरेलल है तो उनका इंटरसेक्शन होगा, 3D में ज़रूरी नहीं है। वो तब मतलब हम अगर इसको कंप्लीट बोलना चाहें तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि नॉन पैरेलल लाइंस में इंटरसेक्ट करेंगी, बट उनका सेम प्लेन में होना उसके लिए क्या है, ज़रूरी है। अगर वो दोनों लाइन सेम प्लेन में होती है, कोई भी किसी भी एक प्लेन पे दो नॉन पैरेलल लाइन ले लो, वो डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेगी। बट अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस दो अलग अलग प्लेन्स पे हैं, ठीक है ना, देन उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई? तो अभी फ़िलहाल बस हमने केवल इतनी थ्योरेटिकली बात कहनी थी, अभी इस पे भी और काम करना बाकी है। वो अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तब और डिटेल में बातचीत होगी कि ऐसी लाइंस को बोलते क्या हैं, कि नॉन पैरेलल हैं बट इंटरसेक्शन भी नहीं हो रहा, ऐसी लाइंस का एक ख़ास नाम होता है ना। इन सब बारों में बातचीत अभी हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, मैथमेटिकली करना है फ़िलहाल तो, कि फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस, देखो फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस x - 1/2 is equal to y - 2/3 is equal to z - 3/4। एक लाइन तो ये है ना, एक लाइन ये है, x - 1/2 is equal to y - 2/3 is equal to z - 3/4, एंड एक दूसरी लाइन है x - 4/5 is equal to y - 1/2 लिखा है, y - 1/2 is equal to कितना, z। ये दो लाइन्स हैं, हमें इन दोनों लाइन का क्या चाहिए, हमें इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तब तो इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इस बात की बात करें कि क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, तो इस चीज़ का अपने पास दूसरा अप्रोच भी है जो आगे आएगा। अगर सिर्फ इस बात के बारे में हम लोग बात करें कि क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच अपने पास आगे है। बट अगर ये बोलेगा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो फिर जो काम करना है वो तो हम लोग अभी करने वाले ही हैं, यहीं पे वो काम करेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ ही रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली ऐसा x, y और z होगा जो इस लाइन में यूज़ करने पर भी ये तीनों रेशियोज़ को क्या कर देगा, इक्वल, और सेम x, y, z इस लाइन में रखने पर भी इस तीनों रेशियोज़ को क्या कर देगा, इक्वल। ये तीन आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब वो x, y, z इस लाइन को सेटिस्फाई कर गया, और ये तीन आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब वो x, y, z इस तीनों को क्या कर गया, सॉरी इस लाइन को क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। बोलो ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं किसकी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करें, ऑब्वियसली जो भी पॉइंट होगा इस लाइन पर, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट विल बी द कॉमन पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब इस पे और इस पे दोनों पे लाई करना चाहिए वो पॉइंट। तो इस लाइन पर ऑब्वियसली हर पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ लैम्डा है, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए भी क्या होगा, कुछ ना कुछ लैम्डा तो होगा ना। तो लेट दैट इज डायरेक्टली क्या मान लेते हैं, वो लैम्डा हमें पता नहीं है वो लैम्डा कितना रखने पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तैयार होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट इज फॉर कितनी वैल्यू के लिए, किसी न किसी लैम्डा के लिए। सिमिलरली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो इस लाइन पर भी तो होगा, तो उस पॉइंट को इस लाइन पर पाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ पैरामीटर होना चाहिए। अब लैम्डा यहाँ यूज़ कर लिए तो लैम्डा तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर भी लैम्डा ही होगा, कि अगर मान लो यहाँ पर 1 आता है लैम्डा की वैल्यू, तो क्या यहाँ पर भी 1 के करस्पॉन्डिंग ही मिलेगा। वेरिएबल तो दोनों अलग अलग लेने होंगे ना। तो यहाँ पर लैम्डा लिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि दैट रिक्वायर्ड पॉइंट इज फॉर सम वैल्यू ऑफ म्यू। बोलो ठीक है, सही है ना। अब क्या करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन पर लैम्डा के लिए मिलेगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन पर किसके लिए मिलेगा, म्यू के लिए मिलेगा। अब हम क्या उस पॉइंट को 1 by 1 दोनों लाइन पे लिख सकते हैं। लैम्डा के लिए इस लाइन पर कोऑर्डिनेट क्या बनेगा,
सिंप्लीफाई फटाफट कर लिया जाए, कितना बनेगा 2 लैम्डा प्लस 1, है ना, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, और z कोऑर्डिनेट कितना बनेगा 4 लैम्डा प्लस 3। तो पहली लाइन पर लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट तैयार होगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, सिमिलरली दूसरी लाइन पर म्यू के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट तैयार होगा वो कितना होगा 5 म्यू प्लस 4। तो x कोऑर्डिनेट हो गया 5 म्यू प्लस 4, y कोऑर्डिनेट हो गया 2 म्यू प्लस 1, 2 म्यू प्लस 1, z कोऑर्डिनेट हो गया कितना म्यू। ठीक है, z कोऑर्डिनेट इज म्यू। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पॉइंट का पहली लाइन पे, ये हो गया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पॉइंट का दूसरी लाइन पे। बट एक्चुअल में ये पॉइंट क्या है, सेम है, अलग अलग है। पहली लाइन पर भी उसी पॉइंट की बात हो रही है, दूसरी लाइन पर भी उसी पॉइंट की बात हो रही है, बिकॉज हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, हम दोनों लाइंस के कॉमन पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट इज सेम एज ये कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और पॉइंट सेम है, कोऑर्डिनेट सेम होने का मतलब तीनों कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए, वाई भी सेम होना चाहिए और जेड भी सेम होना चाहिए। तो 1 बाई 1 इसका एक्स और इसका एक्स बराबर कर दो, इसका वाई और इसका वाई बराबर कर दो, इसका जेड और इसका जेड बराबर कर दो। ठीक है, कितने रिलेशंस मिलेंगे हमें, 3। हमें रिलेशंस कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ठीक है, बट अननोन कितने हैं इन दोनों में दिख रहे हैं, एक लैम्डा और एक म्यू, अननोन 2 हैं। रिलेशंस कितने तैयार होंगे, 3। तो अननोन की वैल्यू पता लगाने के लिए तो 2 काफ़ी है, अननोन की वैल्यू पता लगाने के लिए 2 ही रिलेशन काफ़ी है। बट 2 से लैम्डा और म्यू निकाल तो लोगे, बट अगर एक्चुअल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा होगा तभी तीसरा वाला रिलेशन क्या होगा, उस लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो हमें बाकी 2 रिलेशन से मिली है वो थर्ड रिलेशन को भी क्या करेगी, सेटिस्फाई। ठीक है ना, बात समझ में आई कि एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल करोगे, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल करोगे आपस में, जेड कोऑर्डिनेट भी आपस में इक्वल करोगे तो रिलेशन तो 3 तैयार होंगे, बट अननोन 2 ही हैं, एक लैम्डा और एक म्यू। तो 2 रिलेशन काफ़ी है लैम्डा म्यू निकालने के लिए। ठीक है ना, रिलेशन 2 काफ़ी है लैम्डा और म्यू के लिए। बट आंख बंद करके लैम्डा म्यू मिल जाए इस बात से खुश नहीं हो जाना है। लैम्डा और म्यू जो मिलेगा वो लैम्डा और म्यू थर्ड रिलेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है ना, मतलब अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ इंटरसेक्शन तो हो ही रहा है तो मत चेक करो यार। ठीक है ना, क्वेश्चन अगर कह ही रहा है कि नहीं इंटरसेक्शन हो रहा है, दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तब तो ठीक है। बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि these 2 lines are intersecting, these 2 lines के लिए ऑप्शंस दे दे, इंटरसेक्ट एट कोई एक कोऑर्डिनेट बना दे, बी ऑप्शन कोई एक कोऑर्डिनेट बना दे, सी ऑप्शन कोई एक कोऑर्डिनेट बना दे, और डी ऑप्शन लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। तो चौथा ऑप्शन फंसा दिया ना फिर हमको, फोर्थ ऑप्शन फंसा दिया डू नॉट इंटरसेक्ट कह के। तो डू नॉट इंटरसेक्ट वाली बात है तो फिर हम लोग क्या करें, तो डू नॉट इंटरसेक्ट वाली बात है तो वो इसी से पता चल जाएगी कि लैम्डा और म्यू की जो मिली हुई वैल्यू है 2 से तो मिल गई, बट तीसरे को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, इस अप्रोच को हम लोग इस बात के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है ना, एक अप्रोच आगे तो आएगा ही, हमने अभी पहले ही बोला कि एक अप्रोच और आगे सीखेंगे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना, ये बात आगे तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, दूसरा अप्रोच सीखेंगे ही। बट कोऑर्डिनेट के अप्रोच से भी कर ही सकते हैं कि 2 कोऑर्डिनेट इक्वल करके लैम्डा म्यू निकाल लिया, अगर तीसरा कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर गया उस लैम्डा और म्यू के लिए, तीसरा कोऑर्डिनेट भी आपस में क्या हो गया, दोनों जगह से इक्वल हो गया, मतलब वो लैम्डा और म्यू के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट तैयार हो रहा है एक्चुअली दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट अगर तीसरे ने सेटिस्फाई नहीं किया इसका मतलब इन दोनों लाइंस का क्या नहीं हो रहा है, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो अब हम लोग सॉल्व करें तो इक्वेशंस बनाई जाए। तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल करते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। दिस इम्प्लाइज 5 माइनस 2 कितना हो गया, सॉरी गड़बड़ कर रहे हैं, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू, म्यू को उधर ले चलते हैं,
ठीक है, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। सही है ना। अब इसके बाद बताओ, ये हो गई कंडीशन नंबर 1 हो गई। किसी दूसरे कोऑर्डिनेट को और इक्वल कर लो, तो चलो y कोऑर्डिनेट इक्वल कर लेते हैं, तुम्हारी इच्छा हो z इक्वल कर सकते हो, कोई भी दो तुम्हारी मर्जी पे। तो हम सेकेंड वाला लेते हैं, y कोऑर्डिनेट लेते हैं, 3 लैम्डा प्लस 2 है ना, 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, 2 म्यू प्लस 1 है ना, 2 म्यू प्लस 1। दिस इम्प्लाइज 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1 हो गया ना, ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करने का उपाय करो, लैम्डा और म्यू निकालें, तो कुछ ना कुछ कैंसिल करने की जगह वो काम किया जाए। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से कर देते हैं। तो 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 लैम्डा माइनस 10 म्यू इज इक्वल टू 6 ये बनेगा, और नीचे वाले को 5 से कर रहे हैं तो 15 लैम्डा माइनस 10 म्यू इज इक्वल टू -5 ना। नाउ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन लगा देते हैं, तो 4 माइनस कितना हो गया 15 यानी -11 लैम्डा, सही चल रहा है, इज इक्वल टू ये तो कट जाएगा और 6 + 5 हो जाएगा ना यानी 11। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई है ना। तो लैम्डा आ गया कितना, -1। अब लैम्डा -1 आ गया, रख दो किसी में भी, चाहे इसमें जहाँ मन करे वहाँ रख दो। तो लैम्डा -1 रख देते हैं अगर हम यहाँ पे, सपोज पहले वाले में, तो -1 रखने पे इट विल बिकम -2, ठीक है, -2 इधर भेजेंगे तो +2 यानी 3 + 2 कितना 5, तो -5 म्यू इज इक्वल टू 5, तो म्यू कितना -1, तो म्यू कितना आ गया -1 आ गया। ये आ रहा है लैम्डा और म्यू, ठीक है ना, ये आ गया लैम्डा और म्यू। तो 2 से हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू तो निकाल ली, बट थर्ड कोऑर्डिनेट भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये लैम्डा और म्यू मिला है, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या बच गया जिसको हमने यूज़ नहीं किया सॉल्व करने में, वो ये 4 लैम्डा प्लस 3 और कितना म्यू, तो 4 लैम्डा प्लस 3, लैम्डा कितना -1, -4 + 3 यानी -1, म्यू है, म्यू कितना है -1, तो लैम्डा -1 पे ये -1 बन गया, म्यू -1 पे ये -1 बन गया। तो z कोऑर्डिनेट भी क्या हो रहा है इस लैम्डा और म्यू के लिए, इक्वल हो रहा है। एक्स और वाई तो इक्वल करके सॉल्व भी किए थे हम लोग, तो ये दोनों चीज़ मिली थी, और इसी दोनों पर z भी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। मतलब इन दोनों लाइंस का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों लाइंस का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। बताओ अगर हमसे सिर्फ कोई इतना पूछता कि ये बताओ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, तो ये एक अप्रोच होता कि हमने दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के रास्ते जाकर हम बता सकते हैं कि इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हमने 2 से सॉल्व कर लिया, और तीसरा उस लैम्डा और म्यू को क्या कर रहा है, सेट रखने पर तीसरा कोऑर्डिनेट भी इक्वल हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों लाइंस का क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है। पूछे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो ये काम तो करना ही था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे अगर, तो अब लैम्डा और म्यू चाहे इसमें यूज़ कर लो, -1 रखे, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालो, चाहे यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालो, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट तो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। तो किसी एक में रख दो, तो सपोज लैम्डा वाले में रखते हैं, तो -2 + 1 कितना -1, -3 + 2 कितना -1, -4 + 3 कितना -1। So this will be the point of intersection. -1 -1 -1 will be the point of intersection of these two lines. बोलो सही है। और इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है। अच्छा ये बताओ ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है या नॉन पैरेलल है? डायरेक्शन रेशियो देख के बता सकते हो। z के नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1 है ना, तो dr कितना हो रहा है 2 3 4 है ना, 2 3 4 हो रहा है, एक का dr हो रहा है 2 3 4, और दूसरे का dr कितना हो रहा है 5 2 1, दूसरे का 5 2 1 हो रहा है। बताओ क्या ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है? नहीं है ना, इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। और जब लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब क्या ये एक ही प्लेन में है या अलग अलग प्लेन में है? These two lines are lying in the same plane.
ठीक है, दिस टू लाइन्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। कोई हमसे पूछे कि ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में लाई करेगी या अलग अलग प्लेन में, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में लाई कर रही है, बिकॉज इन दोनों का क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। इट मीन्स ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में है। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन के वेरिएशंस देख रहे हो, और हमने अभी सिर्फ क्या यूज़ किया है, ये सारे वेरिएशंस हमने किस बेसिस पे किए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के रास्ते जाकर हमने हर तरह की बातचीत अभी फ़िलहाल की है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो निकालना, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा, या इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों नॉन पैरेलल हैं तो इंटरसेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बिकॉज ये 2D नहीं है, ये 3D है, 3 डायमेंशन है। ठीक है, और तीसरी बात हमने कही कि ये बताना कि ये दोनों लाइन सेम प्लेन में है या अलग अलग प्लेन में है। तो नॉन पैरेलल लाइंस होने के बावजूद इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब ये दोनों लाइंस सेम प्लेन में है। अगर नॉन पैरेलल होने के साथ साथ इनका इंटरसेक्शन भी नहीं होता, तब ये किस में होती, अलग अलग प्लेन्स में होती। ठीक है, बढ़े आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो बताना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 लाइंस दी हुई है, क्वेश्चन कह रहा है दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, x minus 1 by 2 is equal to y plus 1 by 3 is equal to z minus 1 by 4, और x minus 3 is equal to y minus k by 2 is equal to z। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दे आर, है ना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू बतानी है कि क्या ऐसा k रख दिया जाए ताकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाए। बिल्कुल वैसा ही अप्रोच लगाना है जैसा अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया। कोऑर्डिनेट के थ्रू चलो, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट में अपना फंसेगा, के किस में इन्वॉल्व होगा, वाई कोऑर्डिनेट में के आएगा, है ना। वाई कोऑर्डिनेट जब हम लिखेंगे इस लाइन का, उसमें के आएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट बाद में इक्वेट करेंगे लास्ट में, पहले लैम्डा म्यू निकाल लो। ठीक है, कोशिश करो, एक बार कर लोगे, एक बार स्क्रीन रोक के कोशिश करो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी न किसी लैम्डा के लिए यहाँ पर मिलेगा और किसी न किसी म्यू के लिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, वो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, फॉर सम लैम्डा इस लाइन पे मिल जाएगा और फॉर सम म्यू इस लाइन पे मिल जाएगा। तो लैम्डा के लिए जब इस पूरे को इक्वल टू लैम्डा करोगे तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा वो लिखते हैं। तो बनेगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा प्लस 1। बोलो ठीक है, ये बनेगा कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 और 4 लैम्डा प्लस 1। दिस विल बी द कोऑर्डिनेट फॉर लैम्डा यहाँ पे। फिर इसी तरह यहाँ पर किसी म्यू के लिए, तो हम बाद में इक्वेट करेंगे, क्योंकि हम तो बेसिकली लिख के आ रहे हैं, लैम्डा और म्यू हमने क्या माना है कि वो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए इस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा और म्यू के लिए इस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो अब म्यू के लिए यहाँ पे लिखें इस लाइन पे, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, म्यू प्लस 3 एक्स कोऑर्डिनेट, फिर 2 म्यू प्लस के वाई कोऑर्डिनेट, और z कितना होगा, म्यू होगा। बोलो सही है ना। तो लैम्डा के लिए जो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, इस पर वो ऐसा दिखेगा, और म्यू के लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का होगा इस लाइन पर, वो ऐसा दिखेगा। बट एक्चुअल में दोनों पॉइंट क्या है, सेम है, बिकॉज दे आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही 2 तरीके से लिखा गया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को 2 तरीके से लिखा गया है। तो ये दोनों चीज़ें में एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल, वाई इक्वल और जेड इक्वल, तीनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इधर तो सब कुछ लैम्डा में है, बट यहाँ पर लैम्डा के साथ साथ के भी आया है, किस में, वाई कोऑर्डिनेट में। तो वाई कोऑर्डिनेट मत इक्वेट करो, बाद में इक्वेट करना, पहले एक्स और एक्स इक्वेट करते हैं तो लैम्डा म्यू में एक रिलेशन आ जाएगा, फिर z और z इक्वेट करते हैं तो लैम्डा म्यू में दूसरा रिलेशन आ जाएगा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, करो। तो 2 लैम्डा प्लस 1 एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेट करते हैं, तो 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, म्यू प्लस 3। 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 3। सही चल रहा है। बस अब म्यू को उधर भेज देते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, तो 2 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू कितना, 2 होगा ना, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। सो ये कंडीशन हो गई एक, ये एक्स कोऑर्डिनेट से आई है। ठीक है,
और इसी तरह z कोऑर्डिनेट से करो तो 4 लैम्डा प्लस 1 और म्यू बराबर करो तो 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना म्यू। दिस इम्प्लाइज कितना म्यू को उधर भेजो 1 को इधर लाओ तो 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू -1। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये x को इक्वेट करके और z को इक्वेट करके तो लैम्डा म्यू निकल जाएगा यहाँ से। सब्ट्रैक्ट कर दें, किस में से कौन सा बताओ, जो मन करे। पहले में से ही दूसरा कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहले में से दूसरा तो म्यू म्यू तो कट जाएगा। 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा कितना -2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ -1 कितना +1। 2 + 1 कितना हो गया 3। दिस इम्प्लाइज लैम्डा कितना आ गया -3/2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -3/2 आ गई। सही है। अब रख दो किसी एक में म्यू आ जाएगा तो सपोज पहले वाले में रख देते हैं इसमें तो लैम्डा की जगह -3/2 रखेंगे तो 2 इंटू -3/2 यानी -3। म्यू को इधर भेजें 2 को इधर लाएं तो 2 बन जाएगा -2 तो -3 -2 यानी -5 आएगा। तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी -5 आएगी। बोलो तो लैम्डा हो गया -3/2, म्यू हो गया कितना -5। अब देखो इन दोनों लैम्डा और म्यू के लिए x और z तो इक्वल मिल ही जाएगा, बट चूंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हमने क्या बोला था लास्ट क्वेश्चन में, दो को सॉल्व करके लैम्डा म्यू तो निकाल लोगे बट थर्ड मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई। इसी बात पर ये वाला क्वेश्चन बन गया, k की वैल्यू उसी बात पर बेस्ड हो गई कि दो कोऑर्डिनेट्स हो जाने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं कह सकते हो, तीनों कोऑर्डिनेट का बराबर होना ज़रूरी है आपस में। ठीक है ना, दोनों का x कोऑर्डिनेट, दोनों का y कोऑर्डिनेट एज वेल एज दोनों का z। तो x और z तो बराबर कर दिया, अब क्या बचा y कितना है 3 लैम्डा -1 है पहले का, दूसरे का कितना है 2 म्यू प्लस k। तो ये भी आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो 3 लैम्डा -1, लैम्डा कितना है -3/2 है तो 3 इंटू -3/2 यानी -9/2 दिस इज 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू कितना 2 म्यू प्लस k। म्यू कितना है -5 तो 2 म्यू कितना होगा -10 प्लस k। बोलो ठीक है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से सॉल्व करो k इज इक्वल टू k इधर ही रखते हैं, बाकी सब LHS में ले जाते हैं तो -10 उधर जाके +10, 10 - 1 कितना 9 और 9 - 9/2 यानी 9/2। सो k की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, k की वैल्यू हो गई 9/2। बोलो सही है। तो ये k वाला जो बात है, ये k किसी भी एक कोऑर्डिनेट में रख सकता था, है ना, किसी भी एक कोऑर्डिनेट में रख सकता था। यहाँ पर y में रखा था, बट जिसमें नहीं रखा होगा उसको हम इक्वेट करके लैम्डा और म्यू निकाल लेंगे, और जिसमें रखा होगा उसमें बाद में हम लैम्डा और म्यू रख के तब इक्वेट करेंगे, जैसे हमने किया। अभी y में k रखा हुआ था तो हमने y को बाद में छेड़ा, पहले हमने x और z इक्वेट करके लैम्डा और म्यू निकाल लिया। अगर इसी तरह k सपोज x में होता, k यहाँ पे ना हो कि इस जगह होता, x के साथ होता, तो फिर हम पहले y और z को इक्वेट करके लैम्डा और म्यू निकाल लेते और फिर उस लैम्डा और म्यू को रख के तब x कोऑर्डिनेट दोनों जगह का इक्वल करते, k की वैल्यू आ जाती। बोलो ठीक है। तो ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बेस्ड। एक डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला कर लिया और एक हम लोगों ने अननोन लगा है जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी क्वेश्चन को आगे भी फिर से हम लोग करेंगे किसी अदर अप्रोच से, बट अभी हमारा कंसर्न सिर्फ कहाँ पे था, हाउ टू हैंडल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाउ टू कैलकुलेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उसकी हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें और एक्सप्लोर कर सकते थे वो हम लोगों ने की। ठीक है, बढ़े आगे, लिखो फिर आगे बढ़ते हैं ना। जो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे हम लोग, हेडिंग डाल दो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। कि दो लाइन अगर हमें दी हुई है, पैरेलल है, अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे उस कॉन्सेप्ट को हम लोग उस समय भी यूज़ करेंगे जब लाइंस पैरेलल नहीं है और
इंटरसेक्ट भी नहीं हो रही। जैसे हमने बताया था ना ये वाला केस, इस प्लेन पे एक लाइन है और इस प्लेन पे एक लाइन है, क्या ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी? ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बट इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस तो बहुत सारी है, इस लाइन पर हम कहीं पर भी एक पॉइंट ले लें, इस नीचे वाली लाइन पर हम कहीं पर भी एक पॉइंट ले लें, दोनों को मिला दें, बहुत सारी डिस्टेंस है। बट इस केस में हमें कौन सा टॉपिक देखना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है। मतलब नॉन पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला हमें कॉन्सेप्ट देखना है, और पैरेलल लाइंस के बीच में हमें सीधे सीधे डिस्टेंस देखनी है। ठीक है, तो वहाँ पर वही पैरेलल लाइंस के बीच में भी डिस्टेंस बोले तो वही सिंपली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही, कितनी दूर एक लाइन से कितनी दूर दूसरी पैरेलल लाइन है, ये डिस्टेंस की बात करनी है। तो जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, हमें इस लाइन की इक्वेशन पता होगी, इस लाइन की इक्वेशन पता होगी, क्वेश्चन दिया होगा, हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी होगी कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली। ठीक है ना। इसके लिए हमें जो थ्योरेटिकली जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वही कॉन्सेप्ट हम लोग वहाँ पर भी यूज़ करेंगे। और उसमें करना क्या है, जैसे मान लो इसकी इक्वेशन हमें दी है कि लेट्स से ये कोई लाइन है जो एक वेक्टर बी के पैरेलल है। लाइन की इक्वेशन हमें कैसे भी दे सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकता है और वेक्टोरियल फॉर्म में भी दे सकता है। इसकी इक्वेशन भी कैसे भी दे सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में भी और वेक्टोरियल फॉर्म में भी हो सकता है। एक कार्टेशियन दे और एक वेक्टोरियल दे, कैसे ही दे दे, हमें दोनों हैंडल करना आता है, हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो हम वेक्टोरियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मान लो अगर कार्टेशियन दिया भी होगा तो हम वेक्टोरियल फॉर्म के थ्रू जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और तुरंत वेक्टोरियल में समझ में आ जाएगा। इसलिए वेक्टोरियल फॉर्म पे ही उस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है। और अगर कार्टेशियन इक्वेशन दी भी होगी तो हम वेक्टोरियल वाले फॉर्मूले में उसको क्या कर लेंगे, पुट अप करके मतलब यूज़ कर लेंगे। ये एक लाइन है जो मान लो पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर a1 से पास हो रही है, पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर a1 से पास हो रही है और वेक्टर b के क्या है, पैरेलल है। ये लाइन वेक्टर b के पैरेलल है। उसी तरह मान लो ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये भी वेक्टर b के क्या है, पैरेलल है और किस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर a2, पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर a2। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब हमें निकालनी होगी ना, क्योंकि यहाँ पर भी ये डिस्टेंस क्या है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, यही तो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ना। और टू डायमेंशन में भी पढ़ के आए थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई अलोंग द कॉमन नॉर्मल। मतलब और लाइन पे नॉर्मल कौन होता है, परपेंडिकुलर खुद होता है। किसी भी लाइन पर नॉर्मल कौन होता है, परपेंडिकुलर खुद होता है। तो इसके और इसके बीच में कॉमन नॉर्मल कौन होगा, वो लाइन जो इस पे और इस पे दोनों पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही मिलती है, तो यही तो हुआ कॉमन नॉर्मल। ठीक है ना, तो इसीलिए यही डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। बात समझ रहे हो, कोई नई बात नहीं है, टू डायमेंशन में यही पढ़ते हैं हम लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो हम लोग वही कर रहे हैं, हमें ये दूरी चाहिए, कहीं पे भी नाप ले यही दूरी चाहिए, ये वाली नाप ले, ये वाली नाप ले, कोई भी डिस्टेंस मेजर कर ले, सब यही है, सब तो इक्वल है। ठीक है, देख अब उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए हमें करना क्या है, ये पॉइंट a1 दिया ही है, पॉइंट a2 दिया ही है, इन दोनों को कनेक्ट कर दो। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर दो और एक वेक्टर फॉर्म कर लो, ये वाला a1 से a2 की तरफ एक वेक्टर बना लिया आपने। ठीक है, यही काम हम नॉन पैरेलल में भी करेंगे। नॉन पैरेलल में क्या करेंगे कि कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट, एक एक लाइन पर एक एक पॉइंट, वही काम हमने यहाँ किया। जो डायरेक्टली हमें फॉर्मूले में दे रखा है, इक्वेशन में जो दे रखा है, वही पॉइंट हमने यूज़ कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि वही यूज़ करना है, वो तुम्हारी इच्छा पे है, तुम्हारा मन करे और कोई पॉइंट यूज़ करना। ठीक है ना, तुम्हारा मन करे और कोई पॉइंट यूज़ करना, बट फालतू में उतनी मेहनत क्यों करें, हम दूसरा पॉइंट निकालने क्यों जाएं, जब हमें पता है कि वेक्टोरियल फॉर्म में इक्वेशन दी है तो हमें पता ही है कि कौन सा पॉइंट हमें ऑलरेडी दे रखा है, या कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी है तो भी हमको पता है
कि जो ऊपर x माइनस के साथ y माइनस के साथ है, z माइनस के साथ है, वही पॉइंट दे रखा है। तो फिर दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता। तुम्हारी इच्छा हो तुम कर सकते हो, ठीक है, बट हम प्रेफर ये करें कि जो पॉइंट दे रखा है उसी को यूज़ करो, ऊपर भी जो पॉइंट दे रखा है उसी को यूज़ करो और एक वेक्टर तैयार कर दो। अब ये बताओ, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस वाले पॉइंट से A2 से दूसरी वाले लाइन पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया। ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, दिस एंगल इज लेट्स से थीटा। तो इस ट्रायंगल में ये राइट 90 डिग्री हो गया ये, तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस का ये क्या चीज होगा, कॉस या साइन? हाइपोटेनस का साइन होगा, बिल्कुल। हाइपोटेनस ये जो लेंथ है इसका कॉस थीटा ये होगा और साइन थीटा ये होगा ना। और हाइपोटेनस है क्या, A2 माइनस A1 का मॉड है। हाइपोटेनस है क्या, इस वेक्टर की लंबाई है ना, और ये वेक्टर है कितना, A2 माइनस A1। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, A2 माइनस A1 वेक्टर का मॉड, यही हुआ ना हाइपोटेनस। इसका हमें साइन थीटा चाहिए, वही क्या होगा, लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होगा। अब ये बताओ डॉट प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में किस में आता है साइन थीटा, किस में आता है, क्रॉस में आता है। तो यहां पे अगर हम ये लिखते हैं A2 माइनस A1 क्रॉस B, क्योंकि ये थीटा एंगल किन दो वेक्टर के बीच का एंगल है, ये जो थीटा है किस दो वेक्टर के बीच का एंगल है, हाइपोटेनस के अलोंग जो वेक्टर जा रहा है वो, और इसके अलोंग जो वेक्टर जा रहा है वो, और इसके अलोंग कौन सा वेक्टर है, B है। इसलिए हमने ये लिखा A2 माइनस A1 क्रॉस B। अब बताओ A2 माइनस A1 क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट से फॉर्मूला क्या बनेगा, A2 माइनस A1 का मॉड बनेगा, वेक्टर B का मॉड बनेगा, और क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ये वाला वेक्टर का मॉड, ये वेक्टर का मॉड, वेक्टर B का, यहाँ पे जो जिसका क्रॉस लिया गया है उन दोनों का मॉड इनटू साइन थीटा, और ऑब्वियसली n कैप भी होगा, है ना। तो A2 माइनस A1 का मॉड और B का मॉड, सॉरी हाँ B का मॉड और साइन थीटा। इसमें कौन सा टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें चाहिए था कितना, A2 माइनस A1 इंटू साइन थीटा, हमें ये चाहिए, हमें A2 माइनस A1 के मॉड का साइन थीटा चाहिए। बट हमें इसमें क्या मिल रहा है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा मॉड B मिल रहा है ना, मॉड B मिल रहा है। क्या करो, मॉड B को हटाने का उपाय करते हैं, मॉड B को खाया जाए, मॉड B से डिवाइड कर दिया। अब ये चीज़ क्या बचेगी ऊपर, अब ये पूरा सिंप्लीफाई होके क्या बचेगा, मॉड A2 माइनस A1 इंटू साइन थीटा n कैप। सही है, बट हमें तो लंबाई चाहिए ना, n कैप यूनिट वेक्टर है ये। अब देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्या ये चीज़ जो अब आएगी ये चीज़ नहीं होगी, मॉड A2 माइनस A1 और साइन थीटा, मॉड लग गया फाइनली, n कैप भी ख़त्म हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी, ये वाली लेंथ मिल जाएगी। बोलो सही है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई परेशानी नहीं ना। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो और अब इसको दिमाग में रखोगे, हमने पूरा समझा दिया कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ठीक है, नोट कर लो इसको। और एक चीज़ और कहें कि बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाले हैं किस पे, ये चीज़ क्या है, कुछ और नहीं बल्कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है किस पे, कॉमन परपेंडिकुलर पे, कॉमन नॉर्मल पे। इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए थी हमें, तो इन दोनों लाइन पर हमने कॉमन नॉर्मल ले लिया, ये हो गया ना कॉमन नॉर्मल। और अब इस वेक्टर का, ये वाला जो वेक्टर है हाइपोटेनस के अलोंग जो वेक्टर बना है, इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन की लंबाई है किस वेक्टर पे, कॉमन परपेंडिकुलर पे, कॉमन नॉर्मल पे, दैट इज द एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, क्योंकि अब जो हमने स्टेटमेंट बोला, अब हम इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे किस पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस
का फॉर्मूला ड्राइव करने में इस बात को यूज़ करेंगे कि अगर हमें दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो क्या करो, दोनों लाइन पर एक एक पॉइंट ले लो, दोनों लाइन पर एक एक पॉइंट ले लो, जो तुम्हारी मर्जी हो, जो पॉइंट लेना हो लो, बट हाँ लाइन पर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी पॉइंट ले लिया लाइन पे ही नहीं है। तो एक पॉइंट एक लाइन पे, एक पॉइंट दूसरी लाइन पे, ये आने वाले केस में भी करेंगे, ठीक है। चाहे लाइंस चाहे नॉन पैरेलल का केस हो या पैरेलल का केस हो, हमने देखो वही काम यहाँ भी किया, वही काम आगे भी करेंगे। नॉन पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए तो दोनों लाइन पर एक एक पॉइंट अपनी मन मर्जी का ले लो, फिर उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके एक वेक्टर तैयार कर दो, उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके एक वेक्टर तैयार कर दो। हमने यहाँ पर भी वही किया। और फिर उस वेक्टर का क्या निकालना है, प्रोजेक्शन की लंबाई किस पे, कॉमन नॉर्मल पे। उस वेक्टर के प्रोजेक्शन की लंबाई किस पे, कॉमन नॉर्मल पे। यही काम आने वाले समय में भी करेंगे। समझ गए क्या करना है, दोनों लाइन पर एक एक पॉइंट लेना है, दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके एक वेक्टर तैयार करना है और उस वेक्टर का प्रोजेक्शन कॉमन नॉर्मल पे निकालना है, उस वेक्टर का प्रोजेक्शन कॉमन नॉर्मल पे निकालना है। वो जो लंबाई होगी दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पर भी वही है, वही काम किया है बट दूसरे तरीके से किया है, ठीक है ना। तो जो चीज़ हमने वर्ड्स में बोली वही यहाँ पे भी है, वही वहाँ पे भी है, बट करने का तरीका यहाँ पे कुछ और था, है ना, और वो आने वाले जगह पे कुछ और होगा। समझ में आई बात। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, बढ़े आगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन कर लेंगे, आराम से कर ले जाओगे, है ना, आराम से कर लोगे। तो एक क्वेश्चन लिखा जाए, फिर उसके बाद की बात हम लोग आगे करते हैं, फिर हम लोग आएंगे उस पर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉन पैरेलल लाइंस के केस पे आएंगे, ठीक है बच्चों। ये देखो क्वेश्चन, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, हमने दोनों लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में लिखी है ताकि मैक्सिमम जितनी मेहनत कर सकें हम लोग, ताकि इससे अगर वेक्टोरियल फॉर्म में डायरेक्टली दिया हो तो मेहनत कम पड़े, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके काम किया जाए। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड एक लाइन है और दूसरी लाइन है x माइनस वन इज इक्वल टू y माइनस वन। कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, ये लाइन दोनों सेम हो जा रही है ना, 1 1 1, बिल्कुल कुछ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कहीं पे कुछ चेंज कर दिया जाए। लेट से चलो इसको 2 कर दें, चलो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड और x माइनस वन वाई माइनस वन और z माइनस 2, ये दोनों लाइंस देखो पैरेलल लाइंस है या नहीं है। दोनों का dr कितना है, नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 1 1 है। इन तीनों जगह भी नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 1 1 है। तो दोनों जगह dr क्या आ रहा है 1 1 1 1 1 1, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब या तो ये लाइंस ये वाला केस है या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, dr सेम होने से जरूरी तो नहीं यही केस हो, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि लाइंस कोइंसाइडिंग हो, है ना, एक के ऊपर एक लाइन हो, ये लाइन एक हो गई और दूसरी भी यही हो गई। इस केस में भी तो dr दोनों का सेम होगा, इस केस में भी dr दोनों का क्या होगा, सेम होगा। बट कैसे पहचानोगे कि ये दोनों लाइंस, जो इक्वेशन को देखकर खाली पहचानना है कि इक्वेशंस को देखकर कैसे पहचाने, ऑलरेडी हमने पहले बात की हुई है कि अगर ये तो पक्का है कि पैरेलल, चाहे ये केस है चाहे ये केस है, दो में से कोई एक केस है, बट अगर किसी भी एक का हम एक पॉइंट ले लें और दूसरे पर रख के देखें, अगर वो सेटिस्फाई किया मतलब कॉमन पॉइंट मिल गया, और कॉमन पॉइंट मिलना मतलब फिर सारे ही क्या बनेंगे, कॉमन पॉइंट, मतलब फिर ये वाला केस होगा। और अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं किया, एक भी कॉमन नहीं बना, कोई भी एक पॉइंट चुन लिया, अगर उसने वो कॉमन नहीं हुआ, मतलब फिर यही वाला केस है, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो जो मन करे। तो सपोज हम x माइनस 0 है ना, ऊपर कुछ नहीं है, तो x माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0, तो हम मतलब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो एक पॉइंट हम 0 0 ले लेते हैं, 0 0 0 और 0 0 0 यहाँ पे रख दो, तो 0 रखेंगे तो ये बनेगा -1, 0 यहाँ रखेंगे तो बनेगा -1, 0 यहाँ रखेंगे तो बनेगा -2। तो ये तीनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल नहीं हो रही, मतलब दिस लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से पास हो रही है और ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही, इसका मतलब ये वाला केस नहीं है। केस कौन सा है, ये वाला।
ठीक है ना, क्योंकि ये तो पक्का ही था कि चाहे ये केस है चाहे ये केस है, दो के अलावा तीसरा केस तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों का डी आर क्या है, सेम प्रोपोर्शन में, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसलिए हमने एक पॉइंट रख के देख लिया तो मिला कि जो इस पर हमने पॉइंट लिया है वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कंफर्म हो गया ये वाला केस है। ठीक है, तो अब इस केस पे काम करना है हमको। तो इसमें क्या किया जाए अब बताओ, ले लो वही बात है, दो वेक्टर पोजीशन वेक्टर बना लो। तो एक हो गया, इस पर अगर हम A1 लेते हैं, इस पर हम A1 वाला पॉइंट, A1 पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, तो जो जिस पॉइंट से पास हो रहा है वही ले लिया जाए जो ऑलरेडी इक्वेशन में दिख रहा है। क्या है, 0i + 0j + 0k। तो 0i + 0j + 0k ये हो गया वेक्टर A1 है ना। इस पर A2 वेक्टर बना लेते हैं। A2 वेक्टर कहाँ से पास हो रहा है, 1 1 2 से, तो 1 1 2 ही ले लिया जाए। तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी ले सकते हो, लैम्डा की कुछ और वैल्यू देकर, म्यू की कुछ और वैल्यू देकर, ठीक है। बट हम सीधे सीधे फालतू में उसमें टाइम क्यों वेस्ट करें। तो 1 1 2 ले लिया, तो i कैप प्लस j कैप प्लस कितना 2k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला वेक्टर बनाना है। कोई किसी को भी A1 ले सकते हो, किसी को भी A2 ले सकते हो ना, क्योंकि लास्ट में हमने मॉड्यूलस तो लगाई दी है। ठीक है, तो किसी को भी A1 किसी को भी A2 लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारी इच्छा पे है। तो हम A2 - A1, हमने उस उधर वाले को A1 लिया था, इधर वाले को A2 लिया था। तो अब A2 - A1 कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था, A2 - A1 क्रॉस B। ठीक है, अच्छा B भी लिख लिया जाए। B क्या था, जिस वेक्टर के पैरेलल लाइंस हैं दोनों, तो ये देख लो लाइंस का DR कितना है, 1 1 1 है ना, नीचे डिवाइडेड बाई कितना है, 1 1 1 डिवाइडेड बाई कितना है, 1 1 1। तो वेक्टर क्या बनेगा, जिस वेक्टर के पैरेलल है दोनों लाइंस, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो वेक्टर B भी मिल गया हमको, कितना, i कैप प्लस j कैप प्लस कितना k कैप। सही है। अब फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला ये कहता है A2 - A1 क्रॉस B ना बाई मॉड B, यही था ना फॉर्मूला, A2 - A1 क्रॉस B बाई मॉड B पूरे का मॉड। ठीक है, बस अब कैलकुलेट कर लिया जाए। तो A2 - A1 कितना हो गया, A1 तो ओरिजिन है, तो A2 - A1 यही बचेगा। ठीक है, तो i प्लस कितना j प्लस 2k, ये हो गया A2 - A1 क्रॉस वेक्टर B i प्लस j प्लस k है ना, i प्लस j प्लस k, ये ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मॉड B नीचे है। मॉड B कितना है, √3, और इस पूरे का फिर से मॉड है। बोलो ठीक है, कर लोगे अब कि नहीं। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो i j k, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1, ठीक है, इज इक्वल टू i कैप, डिटर्मिनेंट लिखा है, इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कर रहे हैं, 1 1 2 और किससे 1 1, कैलकुलेशन देखते रहना है ना, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हो, वो अगर मिस्टेक होगा तो सही कर लेना अपने एंड पे। 1 - 2 कितना हो गया, -1 हो गया, फिर माइनस j में हो गया 1 - 2 अगेन कितना -1 प्लस k। ठीक है, प्लस k में 1 - 1 0 हो गया, तो ये कितना आ गया, -i प्लस j है ना, -i प्लस j। तो क्रॉस प्रोडक्ट इतना आ रहा है, -i प्लस j आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऊपर वाला वैल्यू आ गया -i प्लस j, सो इट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -i प्लस j बाई √2 का मॉड। अब चाहो तो √2 बाहर कर लो, √2 तो कोई दिक्कत नहीं है, या √2 को अंदर ही रख के मॉड कैलकुलेट करना है कर लो, जैसा मन करे कर सकते हो बिल्कुल। अब इट विल बी इक्वल टू कितना 1, देखो कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक। ये सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट है। इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस इज 1 यूनिट। समझ में आई बात।
सिंपल फॉर्मूला है, दोनों पैरेलल लाइंस पे एक एक पॉइंट ले लो जो मन करे, उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके एक वेक्टर बना दो और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लाइन की डी आर की हेल्प से ले लो और नीचे मॉड बी, मतलब सिंपली इस फॉर्मूले को दिमाग में रखो, आराम से पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, बढ़े आगे, लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे नेक्स्ट हेडिंग पुटअप कर दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉन पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉन पैरेलल लाइंस। ये हमने दो लाइंस लिखी है वेक्टोरियल फॉर्म में, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में भी अगर दिया होगा तो हम, जैसे अभी पिछला वाला केस के हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तब भी हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वेक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 ये एक लाइन है, और वेक्टर आर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 ये दूसरी लाइन है। इसलिए हमने देखो B1 और B2 लिया है। B1 और B2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, है ना, ये लाइंस नॉन पैरेलल होंगी। नॉन पैरेलल लाइंस के बीच में हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो अब इसमें वही बात यूज़ करेंगे हमने जो अभी पहले बोली थी, प्रोजेक्शन वाली बात, कि दो लाइंस के बीच की जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो तो हमें क्या करना है, दोनों लाइन पर एक एक पॉइंट ले लेना है। तो इस लाइन पर हम कौन सा पॉइंट ले लेंगे, फिर से तुम्हारी इच्छा है तो लैम्डा म्यू को दूसरी वैल्यूज़ दो, और पोजीशन वेक्टर आर सपोज लैम्डा को 1 देंगे तो पॉइंट क्या बनेगा, A1 प्लस B1 बनेगा। लैम्डा को 2 दोगे तो पॉइंट क्या बनेगा, A1 प्लस 2B1 बनेगा। वो तुम्हारी इच्छा पे है तुम्हें क्या पॉइंट देना है, बट समय बर्बाद ना किया जाए। तो सीधे सीधे क्या ले लें, A1 ले लें। यहाँ से भी सीधे सीधे क्या ले लें, इस लाइन पर पॉइंट क्या ले लें, A2 ले लें, और उन दोनों को मिलाकर क्या बना दें, एक वेक्टर बना दें, जो हमने पिछले केस में किया। तो वेक्टर क्या बन जाएगा, A2 माइनस A1, ये हमने वेक्टर बना दिया। बाद में मॉड लगना है, इसलिए जो इच्छा वो लिखो, A2 माइनस A1, A1 माइनस A2, जो मन करे वो लिखो। ठीक है, ये हमने वेक्टर तैयार कर दिया। फिर हमने क्या बोला था, वेक्टर का प्रोजेक्शन का लंबाई चाहिए, किस पे, कॉमन नॉर्मल पे, है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर दोनों क्या है, लाइंस हैं। एक लाइन की डायरेक्शन है B1, एक लाइन की डायरेक्शन है B2। तो वो लाइन बताओ, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे क्या होगा, लाइन होगी, वो लाइन की डायरेक्शन बताओ जो B1 पे भी परपेंडिकुलर हो और B2 पे भी परपेंडिकुलर हो। तुरंत बताओ, बिल्कुल B1 और B2 पे परपेंडिकुलर हमें चाहिए, दोनों पे परपेंडिकुलर। तो किससे मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो हम B1 क्रॉस B2 ले लें, वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, वो हमें कॉमन परपेंडिकुलर की डायरेक्शन देगा। ठीक है, सही। अब हमें क्या करना था, क्या हमने बोला था कि जो वेक्टर बनाओगे दोनों पॉइंट्स को मिलाकर, उस वेक्टर का प्रोजेक्शन का लंबाई किस पे, कॉमन परपेंडिकुलर पे। मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन का लंबाई चाहिए इस पे। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, थोड़ी देर के लिए, तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में सीखा है कि वेक्टर A के प्रोजेक्शन की लेंथ वेक्टर B पे कितनी होती है। वेक्टर A का प्रोजेक्शन चाहिए वेक्टर B पे, यानी मॉड A कॉस थीटा, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या था, A डॉट B बाई मॉड B, पूरे का मॉड। क्योंकि हमें इस वेक्टर का, वेक्टर A का प्रोजेक्शन वेक्टर B पे चाहिए, मतलब मॉड A कॉस थीटा चाहिए, मॉड A कॉस थीटा का मॉड चाहिए। और मॉड A कॉस थीटा किस में आएगा, डॉट प्रोडक्ट में आएगा। तो A डॉट B लिखा, बट उसमें एक्स्ट्रा मॉड A कॉस थीटा तो आया, बट साथ ही साथ क्या आ गया, मॉड B भी आ गया। तो डिवाइड कर दिया, खत्म हो गया मॉड B। अब अंदर क्या बच गया, मॉड A कॉस थीटा, पूरे का क्या ले लिया, मॉड लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन हो गया ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। बट हमारे लिए यहाँ पर वेक्टर A क्या है, A2 माइनस A1 है, क्योंकि हमें A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन का लंबाई चाहिए किस पे, B1 क्रॉस B2 पे। तो यहाँ इस फॉर्मूले में A की जगह क्या रख देंगे, A2 माइनस A1, और B की जगह क्या रख देंगे, B1 क्रॉस B2। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे पुटअप करो एंड फॉर्मूला विल बिकम A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2
पूरे का मॉड। बोलो सही है, समझ में आई बात? देखो कोई तकलीफ हो तो बताओ। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। कौन सी लाइन्स? ध्यान रहे, बिल्कुल नॉन पैरेलल लाइन्स के बीच की क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया होगा तो हम कन्वर्ट कर लेंगे ना वेक्टोरियल फॉर्म में, और ये पुटअप करके बस थोड़ा सा जो टाइम हल्का फुल्का लगेगा वो यहीं पे लगेगा। क्रॉस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करने में ही टाइम लगता है थोड़ा सा, बाकी तो डिफरेंस और डॉट प्रोडक्ट तो जल्दी हो जाता है ना, तो यहीं पे थोड़ा सा टाइम जुड़ जाएगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में वही जाएगा। बाकी तो बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो, सही है। सो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइन्स। ठीक है, अगर ये चीज़ सॉल्व होके ज़ीरो आ गई, डेटा ऐसा दिया हो A1 A2 B1 B2 ऐसा हो कि ये चीज़ सॉल्व होके क्या आ जाए, ज़ीरो, मतलब नॉन पैरेलल लाइन्स, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई तो तभी करना है जब क्या हो, नॉन पैरेलल लाइन्स का केस हो। अगर पैरेलल लाइन्स का केस होगा तो इससे पहले जो फॉर्मूला बताया था वो अप्लाई होगा। नॉन पैरेलल लाइन्स का केस होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, एंड इट विल गिव अस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोज टू नॉन पैरेलल लाइन्स। ठीक है, अगर ये चीज़ ज़ीरो आ गई मतलब नॉन पैरेलल लाइन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, शॉर्टेस्ट, ज़ीरो। इसका मतलब नॉन पैरेलल लाइन्स का क्या हो गया, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अगर ये चीज़ ज़ीरो आ गई तो यहाँ से भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि हमें जो दो लाइन्स दी थी वो लाइन्स कैसी लाइन्स हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ठीक है, कि अगर हमें दो लाइन्स दी हो पूरी तरह A1 B1 A2 B2 सब पता हो, और क्वेश्चन कहे कि प्रूफ दैट दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और हम पहले पहचान चुके हैं कि वो दोनों लाइन्स कैसी है, नॉन पैरेलल है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ना। तो अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया हो दो नॉन पैरेलल लाइन्स दिख रही है हमको, दो नॉन पैरेलल लाइन्स हैं और प्रूफ करना है कि दे आर इंटरसेक्टिंग, तो एक अप्रोच तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था जब शुरुआत की थी आज के लेक्चर की, कि कोऑर्डिनेट से कर सकते हैं, या दूसरा अप्रोच क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिखा दें, ज़ीरो, तो लाइन्स क्या हो जाएंगी, नॉन पैरेलल वाली इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। ठीक है, और इसी चीज़ के ज़ीरो होने से और हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइन्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन, बोथ द लाइन्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। ठीक है, और अगर ये चीज़ ज़ीरो नहीं हुई, कुछ ना कुछ इसकी डिस्टेंस, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव तो आएगा नहीं क्योंकि मॉड लगा हुआ है, डिस्टेंस है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो या तो ये चीज़ ज़ीरो होगी या ये चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर ज़ीरो हुई देन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड लाइंग इन द सेम प्लेन। ठीक है, अगर ज़ीरो होता है तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड लाइंग इन द सेम प्लेन, और अगर ये ज़ीरो नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव आता है, इट मीन्स लाइन्स जो हमें दी हुई हैं नॉन पैरेलल लाइन्स, दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एंड सच लाइन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स, SKEW, एंड सच लाइन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। ठीक है ना, तो स्क्यू लाइन्स क्या हो गई, वो लाइन्स जो कि पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, सच लाइन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। न तो पैरेलल है और न ही इंटरसेक्ट करती है, सच लाइन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। और स्क्यू लाइन्स इट मीन्स दे लाई इन सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन, दे लाई इन डिफरेंट प्लेन। बोलो ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा, समझ में आई बात। अगर ये चीज़ ज़ीरो है इट मीन्स दोज टू नॉन पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अगर ये चीज़ नॉन ज़ीरो है मीन्स दोज टू नॉन पैरेलल लाइन्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, एंड इन दैट केस दोज लाइन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। स्क्यू लाइन्स का मतलब नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। बोलो बढ़िया आ गया। तो चलो फिर हम लोग वही दो क्वेश्चन फिर से करते हैं जो क्वेश्चन हम लोगों ने आज की लेक्चर की शुरुआत में किया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हेल्प से। एक में तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था बट उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसको ये कर लेते हैं कि प्रूफ दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और दूसरा के की वैल्यू वाला कि इफ़ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग फाइंड के।
करें, लिखो फिर वही दोनों क्वेश्चन फिर से करो जो हमने आज दोनों शुरुआत में किया। k इज इक्वल टू 9/2 जिसमें आया था वो वाला, और ठीक उसके पहले वाला एक, ये दोनों क्वेश्चन फिर से करो। यही वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं कि ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 पहली लाइन है, और x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z दूसरी लाइन है। तो सबसे पहले देख लो कि लाइंस हैं कैसी, हमें प्रूफ करना है दे आर इंटरसेक्टिंग। तो पहले देख लो कि पैरेलल या नॉन पैरेलल कैसी लाइंस हैं। डायरेक्शन रेशियो 2 3 4, डायरेक्शन रेशियो 5 2 और 1, 2 3 4 और 5 2 1। तो a1/a2 2/5, b1/b2 3/2, 2/5 और 3/2 ही अलग हो गया, तो तीनों तो बराबर होने का सवाल ही नहीं होता, फिर दो ही अलग हो गए। इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस नहीं है। मीन्स या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या फिर ये स्क्यू लाइंस होंगी, है ना। या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, नॉन पैरेलल है तो या तो इनका इंटरसेक्शन हो रहा होगा, मतलब या तो ये एक प्लेन में होंगी दोनों लाइंस, या फिर ये स्क्यू लाइंस होंगी, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा होगा, मतलब ये दोनों लाइंस अलग अलग प्लेन में लाई कर रही होंगी, एक प्लेन में ये दोनों लाइंस नहीं होंगी। तो हम लोग को क्या पता, ऐसे देख के तो नहीं बता सकते, काम करके पता चलेगा। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, a2 माइनस a1 का डॉट किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ, ठीक है, और नीचे था b1 क्रॉस b2 का मॉड, ठीक है ना। फॉर्मूला तुम लोग के सामने, तुम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा होगा, तुम लोग के सामने होगा, बट याद कर लो। एग्जाम में बैठ के डिराइव नहीं करना कि जैसे हमने समझाया है वैसे बैठ के डिराइव करोगे, दिमाग में रखना है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी है, हम लोग इसको पूरी तरह किस में ले चलें, वेक्टोरियल में। तो a1 वेक्टर मतलब a1 पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, पॉइंट क्या ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हो जो तुम्हारी इच्छा हो, बट समय बर्बाद नहीं करना है, जो दिया है ऊपर वही ले लो। तो 1 2 3 है, कोऑर्डिनेट कितना है 1 2 3, यानी i कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना 3k कैप, ये a1 वेक्टर हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह a2 वेक्टर, a2 पोजीशन वेक्टर a2, ऊपर कुछ भी नहीं है z वाले में ना, तो z माइनस 0 हो गया, और नीचे कुछ भी नहीं था इसलिए हमने 1 लिख दिया। तो ऊपर कितना आ रहा है 4 1 और 0, यानी 4i प्लस j प्लस 0k, 4i प्लस j प्लस 0k, ये हो गया a2 वेक्टर। अब इसके बाद b1 और b2, तो b1 वेक्टर कितना हो गया 2 3 4 है ना, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, 2i प्लस 3j प्लस 4k सही चल रहा है। और b2 वेक्टर 5i प्लस 2j प्लस k, b2 वेक्टर कितना 5i प्लस 2j प्लस कितना k, ये हो गया b2 वेक्टर। बस अब फॉर्मूला यूज़ करने का समय आ गया है। तो एक तो a2 माइनस a1 चाहिए ही, कैलकुलेट करके रख लेते हैं। a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2, जो मन करे वो कैलकुलेट करना, हम a2 माइनस a1 कर लेते हैं। तो 4i माइनस i कितना हो गया 3i कैप हो गया, है ना, j माइनस 2j यानी माइनस j हो गया, और 0k माइनस 3k यानी माइनस 3k, बोलो ठीक है। तो ये हो गया a2 माइनस a1 वेक्टर की ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए, तो b1 क्रॉस b2 लिया जाए। उसके लिए डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा। पहली रो में i j k हो जाएगा, तो i j k लिख दिया जाए, i कैप j कैप और k कैप, सही है। दूसरी रो में 2 3 4 b1 वेक्टर के कंपोनेंट्स, और तीसरी रो में 5 2 1 b2 वेक्टर के कंपोनेंट्स, 5 2 1। नाउ सिंप्लीफाई, तो i कैप के साथ कितना आएगा 3 माइनस 8 यानी कितना माइनस 5, तो माइनस 5i। फिर j के साथ कितना आ जाएगा, j के साथ आएगा 2 माइनस 20,
-18 और -j प्लस 18j। कैलकुलेशन देखते रहना है ना। और k के साथ कितना आ जाएगा 4 - 15 यानी -11k। ठीक है, पहला डॉट हम एक्चुअली क्रॉस चेक कर रहे हैं कि अगर हमने सही डिटरमिनेंट जल्दबाजी में गलत तो नहीं कर दिया हम लोगों ने। देख लो तुम भी, है ठीक है ना। ठीक है, तो ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2, इतना आ गया। अब फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला क्या बोलते हैं? फॉर्मूला ये था हम लोग का a2 माइनस a1 का डॉट किसके साथ? b1 क्रॉस b2 के साथ डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मॉड, पूरे का मॉड। ये था, सही है। यानी a2 माइनस a1 का अब क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? b1 क्रॉस b2 के साथ। a2 माइनस a1 ये रहा 3i माइनस j माइनस 3k। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ, तो ले लो डॉट प्रोडक्ट। यहाँ का i और i देखो, 3 और -15 सॉरी 3 और -5 कितना हो गया? -15 हो गया। अभी न्यूमरेटर लिख रहे हैं ना, न्यूमरेटर लिख रहे हैं, तो 3 और -5 -15 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। फिर j इधर से कितना? -1, इधर से कितना? +18, तो -1 × 18 यानी -18। बोलो सही है। और फिर k की बारी आई, -3 और -11 कितना हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, +33 बाई समथिंग आएगा, बट उसकी ज़रूरत नहीं है इसका मॉड वैल्यू लिखने का, क्योंकि ये देखो ऊपर ही 0 हो गया। 33 - 33 हुआ नहीं, 0 आ गया ना। तो नीचे इसका जो भी मॉड है कुछ ना कुछ आएगा ही, बट ऊपर जब 0 आ ही गया तो फाइनली नीचे यहाँ पे कुछ भी हो, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना हो गई? 0 हो गई, नहीं हो गई? दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। बोलो सही है, जो क्वांटिटी 0 आ गई। अब बताओ, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। मतलब ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस क्या कर गई? इंटरसेक्ट। ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर गई। अब कोई पूछे कि ये बताओ कि आर बोथ द लाइंस लाइंग इन सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन, तो क्या बोलोगे? बोथ द लाइंस आर लाइंग इन द सेम प्लेन बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग इन स्पाइट ऑफ नॉन पैरेलल। मतलब नॉन पैरेलल होने के बावजूद भी ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये एक ही प्लेन पे है। सही है, समझ गए बात? बढ़े आगे। वो वाला क्वेश्चन करो जिसमें हमने k की वैल्यू पूछी थी, और k की वैल्यू कितनी आई थी? 9/2। हम लोगों ने कैसे किया था? अभी उससे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की मदद से किया था, कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके किया था। बट अब कैसे यूज़ करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 करके करना है। तो सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? इस फॉर्मूले का कौन जिम्मेदार होगा? न्यूमरेटर जिम्मेदार होगा ना। तो बस ये वाला पार्ट क्या कर देना है? न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 कर देना है, k की वैल्यू आ जाएगी। करो, कोशिश करो खुद से जल्दी से। यही वाला क्वेश्चन था बच्चों। x - 1/2 इज इक्वल टू y + 1/3 इज इक्वल टू z - 1/4। ये एक लाइन है, और दूसरी लाइन x - 3 इज इक्वल टू y - k/2 इज इक्वल टू z। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, किस k के लिए करेगी ये बताना है। तो k की वैल्यू बतानी है, वही 9/2 आना चाहिए। बट इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोसेस बदल रहे हैं। प्रोसेस वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला यूज़ करेंगे। लाइंस कैसी है? पैरेलल या नॉन पैरेलल? नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ dr देखो 2 3 4, यहाँ पे dr देखो 1 to 1। चेक कर लो, a1/a2 कितना? 2/1 2 आएगा, b1/b2 3/2। तो a1/a2 2 आ गया, b1/b2 1.5 आ गया। अलग अलग आ गया ना, तो 2 ही अलग आ गया। तीसरा क्या करेंगे चेक करके? मतलब लाइंस क्या नहीं है? पैरेलल नहीं है। सो दिस 2 लाइंस आर नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली नॉन पैरेलल लाइंस का केस है, नॉन पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया जाए। और इंटरसेक्ट करवानी है मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 0। तो यूज़ करो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। तो लिखा जाए
एक बार स्क्रीन रोक के खुद से कोशिश करो। तो A1 का पोजीशन वेक्टर पॉइंट ले लिया जाए, कितना 1 -1 1, तो 1 - 1 1 यानी I - j + k बनेगा, सही है ना, I - j + k, दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर, इस पर जो पॉइंट लिया है उसका। उसी तरह A2 ले लो, A2 पोजीशन वेक्टर, A2 कितना होगा, ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कितना लोगे 0, z - 0 हो जाएगा, तो 3k और 0, 3k और 0 यानी 3i + kj + 0k, ये A2 का पोजीशन वेक्टर हो गया, है ना, A2 पोजीशन वेक्टर। अब हमें क्या क्या चाहिए, एक तो A2 - A1 चाहिए ही, लिख लें क्या, A2 - A1, चलो लिख ही लिया जाए। A2 - A1 कितना, 3i - i 2i होगा, फिर kj -j + j हो गया, तो प्लस k + 1j और 0k - k यानी -k, ये आ गया A2 - A1 वेक्टर। अब क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 एक और चाहिए, तो B1 डायरेक्टली डिटरमिनेंट लिखते हैं, B1 वेक्टर नहीं लिख रहे, इतना तो जानते ही हो, आप समझ ही गए हो, है ना, I j k, डायरेक्टली हम B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से B1 वेक्टर क्या बनेगा, 2i + 3j + 4k, तो B1 क्रॉस B2 पाने के लिए डिटरमिनेंट की दूसरी रो में B1 के कंपोनेंट जाएंगे, तो दूसरी रो में B1 के कंपोनेंट क्या क्या आएंगे, 2 3 और 4, तो 2 3 4 क्रॉस B2 यानी थर्ड रो में B2 के कंपोनेंट जाएंगे, B2 के कंपोनेंट कौन कौन बनेंगे, 1 2 1, तो 1 2 1, ठीक है, ये डिटरमिनेंट क्या देगा, B1 क्रॉस B2, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो I कैप 3 - 8 यानी -5i, सही है, j की बारी आई तो j के लिए कवर करेंगे, तो 2 - 4 यानी -2 और इनटू -j यानी +2j, ठीक है, और फिर अब k की बारी आई तो +k 4 - 3 1 यानी +k आएगा, ठीक है, +k आ गया, ठीक है ना, ये आ गया हमारा क्या, B1 क्रॉस B2। अब फॉर्मूले पे आते हैं, हमें इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन कराना है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या करनी होगी, 0, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले फॉर्मूले का न्यूमरेटर पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। न्यूमरेटर में क्या होता है, बस वो देख लो, न्यूमरेटर में क्या होता है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, यही होता है ना न्यूमरेटर में, लंबा चौड़ा फॉर्मूला, फिर नीचे वाला डिवाइड भी करो, इतना तो जानते ही हो कि दो क्वांटिटीज़ का रेशियो 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा, और 0 क्यों करना है, क्योंकि दोनों लाइन का क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, दोनों लाइन्स के बीच में 0 होगी, इसलिए उस फॉर्मूले का न्यूमरेटर पार्ट क्या होगा, 0, न्यूमरेटर में ये होता है, तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बस अब A2 - A1 ये रहा, है ना, और ये B1 क्रॉस B2 ये रहा, इन दोनों का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट 0, तो I और I का डॉट 2 × -5 कितना हो गया, -10 हो गया, है ना, फिर k + 1 × 2, j और j का डॉट k + 1 × 2, तो कितना 2k + 2, तो +2k + 2, बोलो सही चल रहा है, और माइनस अब k और k का डॉट, तो -1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना, -1 = कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बोलो सही है। तो ये -10 -1 -11 हो गया, +2 -9, तो 2k और कितना कांस्टेंट कितना बन रहा है इधर, -9 उधर भेजेंगे +9, है ना, उधर भेजने पे +9, दिस इम्प्लाइज k बराबर कितना, 9/2, बोलो सही है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 9/2। समझ में आई बात, कोई परेशानी कोई समस्या, तो ये
बातचीत हुई हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले को रिलेट करते हुए। दो क्वेश्चन लिखो, खुद से करना, ठीक है। दो क्वेश्चन लिखो, बस केवल सीधे सीधे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी रहेगी, आराम से करके आपस में टैली करना। कोई दिक्कत आएगी तो हमसे पूछना, है ना। लिखो, दो क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये दो क्वेश्चन नोट कर लो, है ना। ये पहला क्वेश्चन है, बस हमें कुछ नहीं, खाली इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। दोनों लाइन, दोनों क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में ये दो लाइन दी है, दोनों वेक्टोरियल फॉर्म में दी है। वेक्टर r इज इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है। 4i माइनस जे प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j माइनस 3k। और दूसरे इक्वेशन में वेक्टर r इज इक्वल टू, है ना, दूसरे इक्वेशन में दिया वेक्टर r इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k, i माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 4j माइनस 5k, ठीक है। i माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 4j माइनस 5k। ये एक क्वेश्चन हो गया। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेना, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना है। और दूसरी इक्वेशन ये हो गई, इसमें हमने दोनों कार्टेशियन फॉर्म में दिए। x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 4। और दूसरी लाइन है x माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाई 4 इज इक्वल टू z माइनस 5 बाई 5, ठीक है ना। देख सकते हो दोनों ही केस में, दोनों ही क्वेश्चंस में जो दोनों लाइंस हैं दे आर नॉन पैरेलल लाइंस। हमें हर क्वेश्चन में दोनों लाइंस के बीच में क्या कैलकुलेट करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। लिखो फिर एक क्वेश्चन हम लोग और अभी करेंगे कि जैसे दो लाइंस हमें दी हुई है, जो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एक्चुअल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाने के लिए भी दोनों लाइन पर क्या लिया गया होगा, एक एक पॉइंट लिया गया होगा और उन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन सेगमेंट बनाया गया होगा। समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ बोर्ड पे हम 3D तो नहीं बना सकते, बोर्ड पे तो 2D ही बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो एक लाइन ये है और लेट से एक लाइन ये है, ठीक है। ये दो लाइंस हैं, बट लेट अस अज्यूम कि ये दोनों लाइंस 3D में है। और लाइन ऑफ हमें इक्वेशन निकालनी है किसकी, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी हम लोगों ने बोला था किसके अलॉन्ग होता है, जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज किए, कॉमन परपेंडिकुलर। लाइन के केस में कॉमन परपेंडिकुलर कहो चाहे कॉमन नॉर्मल कहो, क्योंकि दोनों लाइंस हैं तो लाइंस पर नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर खुद होता है ना। तो हमें दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। उसको पाने के लिए कोई ना कोई क्या होगी, एक एक्चुअल में लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलती होगी। और एक्चुअल में वो मिलती है, जब वो मिलती कैसे है कि एक पॉइंट इस पे मिलेगा कोई ना कोई पॉइंट, और एक पॉइंट इस पे मिलेगा कोई ना कोई पॉइंट। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगी, दिस इज एक्चुअली द कॉमन नॉर्मल। ये लाइन सेगमेंट एक्चुअल में क्या है, कॉमन नॉर्मल है। और यही वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो हम लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या बोला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ठीक है ना। कॉमन नॉर्मल का मतलब वो नॉर्मल जो दोनों गिवन लाइंस पे क्या हो, एक्चुअल में नॉर्मल हो, मतलब वो लाइन जो दोनों ही गिवन लाइंस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ऑब्वियसली वो लाइन जो दोनों ही गिवन लाइंस पे परपेंडिकुलर है, वो किसी न किसी पॉइंट पे पहली लाइन को भी कट करेगी और किसी न किसी पॉइंट पे दूसरी लाइन को भी कट करेगी। मतलब ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। चूंकि ये 2 डायमेंशन है इसलिए हम लोग को दिख नहीं रहा, हम लोग को दिमाग में तुरंत आएगा ये कहाँ 90 दोनों एक साथ, ये कहाँ, ये लाइन तो आप इंटरसेक्ट करवा रहे हो। हमने पहले ही बोल दिया ना, लेट अस अज्यूम दे आर इन 3D, ठीक है ना। बट कॉमन नॉर्मल 3D में अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाली, दिस इज द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब ये लाइन दोनों ही गिवन लाइन पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो ये दो पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट A और पॉइंट B, इसी A और B की बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है,
दैट इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोज टू गिवन लाइन्स। बोलो समझ में आई बात? तो हम लोग का अब जो अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसके अलोंग हमें क्या मिलेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो हमें इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या लो या लाइन की इक्वेशन क्या लो, लाइन सेगमेंट भी तो लाइन का ही पार्ट है, तो दोनों की इक्वेशन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना, तो हमें बेसिकली लाइन ज्वाइनिंग ए और बी की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, इसकी इक्वेशन। ठीक है, इसकी। तो ये वो लाइन है जो दोनों ही गिवन लाइंस, इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे क्या होगी, ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। एक पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए जनरेट होगा और एक पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी जनरेट होगा। और जब यही ए और बी की दूरी हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, बार बार फॉर्मूले से। कौन वाला फॉर्मूला, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाई मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2 पूरे का मॉड। ठीक है ना, वो फॉर्मूले से जो चीज़ हमें मिल रही है वो यही वाली चीज़ मिल रही है। समझ गए बात? बढ़े आगे, तो लिखो फिर, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कि हमें लाइन ऑफ, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर टू गिवन नॉन पैरेलल लाइन्स। ऑब्वियसली नॉन इंटरसेक्टिंग भी होंगी, तभी इंटरसेक्ट ही कर जाएगी तब तो कहानी खत्म हो गई। वो दो नॉन पैरेलल लाइन्स कैसी दिया होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग दिया होगा, तभी पूछेगा इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लिखिए, लिखो, क्वेश्चन लिखा जाए। बच्चों ये क्वेश्चन किया जाए, ये दो लाइंस दी है, x माइनस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 8/-1 इज इक्वल टू z माइनस 3/1, एंड दूसरी लाइन है x प्लस 3/-3 इज इक्वल टू y प्लस 7/2 इज इक्वल टू z माइनस 6/4, है ना, ये 4 है। हमें इन दोनों लाइंस के बीच में जो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसका इक्वेशन चाहिए। मतलब ऑब्वियसली ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, तभी लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन पूछा है। ठीक है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, तो मान लेते हैं वो एक रफ फिगर बना लिया जाए, समझने में सही रहेगा। मान लो कि ये वाली लाइन ये है और ये वाली लाइन सपोज ये है, इनका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ये 2D में लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर जाएगी, बट 3D में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो एक लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो कि इन दोनों लाइन पर क्या होगा, इस दोनों एंड पे परपेंडिकुलर होगा। मीन्स दिस एंगल इज 90 एज वेल एज दिस एंगल इज 90 इन 3D, है ना, क्योंकि 2D में देखोगे, ग्रीन बोर्ड पे खाली फोकस करके देखोगे तो नहीं होगा। हम 2D में 3D फिगर कैसे बना सकते? ठीक है, सो दिस एंगल इज 90 एज वेल एज दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि ये कॉमन परपेंडिकुलर है, बिकॉज इसी के अलोंग हमें क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। और हमसे इसी लाइन की क्या पूछी गई है, इक्वेशन पूछी गई है। अगर हमें इस लाइन पर या तो दोनों पॉइंट पता चल जाए, ए और बी दोनों ही पता चल जाए, ए और बी अगर दोनों मालूम हो गया तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि हम फिर लाइन की इक्वेशन लिख पाएंगे, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स से। या फिर हमें इसका dr मिल जाए और ए और बी में से कोई एक पॉइंट मिल जाए, इसका dr मिल जाए किसी एक का, सॉरी इस लाइन का dr मिल जाए, कॉमन नॉर्मल का dr मिल जाए, और ए या बी में से कोई एक कोऑर्डिनेट पूरी तरह मिल जाए, तो फिर हम लाइन की इक्वेशन तब भी लिख पाएंगे, लाइन ज्वाइनिंग थ्रू अ पॉइंट पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। इस बात से दोनों फॉर्म हमने पढ़ रखा है ना। तो देखो हम लोग को करना क्या है, बेसिकली कुछ भी कर लो, ए और बी के कोऑर्डिनेट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, चाहे दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज करो। dr इसका डायरेक्टली मिल ही जाएगा, कैसे, ये कॉमन नॉर्मल है ना, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से
किसका किसका, 3 -1 और 1, 3 का -1 का और 1 का, और -3 का 2 का 4 का, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का dr पता चल जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कॉमन परपेंडिकुलर है ना, कॉमन नॉर्मल है दोनों लाइन पे। ठीक है, तो इंडिविजुअल लाइंस के dr का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो हमें कॉमन नॉर्मल का dr मिल जाएगा। बट तब भी मेहनत करनी ही पड़ेगी, a और b का कोऑर्डिनेट लिखना ही पड़ेगा। देखो करना क्या है, कोई फ़ायदा विशेष होने वाला नहीं है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले भी लेंगे तो भी कोई मेजर बेनिफिट नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए क्या करो, देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ए, हमने माना है कि पॉइंट ए ऊपर वाली लाइन जो पहली लाइन है, पहली लाइन के साथ क्या है, कॉमन नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और पॉइंट बी क्या है, दूसरी लाइन के साथ कॉमन नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट ए है कॉमन नॉर्मल पे भी है और पहली लाइन पे भी है, इस पे भी है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई लैम्डा होगा कि नहीं इसके लिए। पॉइंट ए को पाने के लिए इस लाइन के थ्रू कोई ना कोई लैम्डा तो एग्जिस्ट करेगा, मान लो दैट इज लैम्डा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ए का कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में यहां से निकाल लो, कितना बनेगा, देखो ए का कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम यहां पे, तो 3 लैम्डा + 3, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो -λ और +8, -λ +8, और z कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, z कोऑर्डिनेट कितना आएगा यहाँ से, λ +3 आएगा, λ +3। बोलो सही है। तो a का हमने क्या लिख लिया, कोऑर्डिनेट लिख लिया, किसके टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में क्योंकि a क्या है, ऑब्वियसली इंटरसेक्शन पॉइंट है, पर पहली लाइन पे भी तो पॉइंट है, तो कोई ना कोई लैम्डा उसके लिए बना होगा ना, उस पॉइंट को पाने के लिए। हमें नहीं पता वो क्या वैल्यू होगी, बट लैम्डा मान तो सकते हैं कि हाँ चलो वो किसी न किसी लैम्डा के लिए तो है, तो लेट इट बी लैम्डा, कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने पॉइंट ए का। सिमिलरली बी का भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, बी दूसरी वाली लाइन पे भी पॉइंट है, तो कोई ना कोई म्यू होगा, बी को पाने के लिए कोई ना कोई म्यू ज़रूर होगा। तो बी का कोऑर्डिनेट हमने इस लाइन को इक्वेट कर दिया, एक कोऑर्डिनेट, एक वैल्यू म्यू के लिए, और म्यू के करस्पॉन्डिंग हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिख लो, वो बी का क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो बी का कोऑर्डिनेट देखो क्या हो गया, -3 म्यू -3, -3 म्यू -3। बोलो सही है। फिर y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया ना, y कितना हुआ 2 म्यू -7, 2 म्यू -7, सही है। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट कितना होगा 4 म्यू +6, z कोऑर्डिनेट विल बी कितना 4 म्यू +6। बोलो ठीक है, x y z तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब बताओ x कोऑर्डिनेट आया -3 म्यू -3, y आया 2 म्यू -7, z आया 4 म्यू +6। यहां तक हो गया। अब अभी तक हमने 90 डिग्री की बात यूज नहीं की है, अभी हमने सिर्फ क्या किया है, a को पहली लाइन पर रख के कोऑर्डिनेट लिखा है, b को दूसरी लाइन पर रख के कोऑर्डिनेट लिखा है। अब क्या करोगे, अब सुनो, कोशिश खुद से करना ना, कैलकुलेशन है अब इसके बाद, ठीक है। अब 90 डिग्री की बात पे आते हैं। 90 डिग्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें इस एंगल को 90 डिग्री करना है। इस एंगल को 90 डिग्री करने के लिए क्या करोगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन और ये जो कॉमन परपेंडिकुलर है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका dr और इसका dr, कॉमन नॉर्मल का dr। कॉमन नॉर्मल का dr निकाल सकते हो, कॉमन नॉर्मल पे ही तो 2 पॉइंट लिखे हो, कौन कौन सा, a और b। तो a का कोऑर्डिनेट और b का कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा लैम्डा और म्यू के टर्म्स में, वो dr बनेगा किसका, वो dr बनेगा कॉमन नॉर्मल का। बोलो सही है। तो कॉमन नॉर्मल का dr लिख सकते हैं क्या हम ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं, तो 3 लैम्डा + 3 म्यू और 3 + 3 कितना 6। तो कॉमन नॉर्मल का dr लिख रहे हैं, तो बनेगा 3 लैम्डा + 3 म्यू + 6।
ये पहला पार्ट हुआ डी आर का, 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 6, ठीक है, कॉमा, ये ए हो गया। अब बी और सी लिख रहे हैं ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, जो डी आर लिखते हैं। इसमें से इसको घटाए हो तो ऑब्वियसली ऊपर वाले में से ही नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू और कितना 8 और प्लस 7 15 हो जाएगा। माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू 8 प्लस 7 कितना हो गया 15 हो गया। बोलो ठीक है, माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू और 8 प्लस 7 इज 15। और तीसरा तो लैम्डा माइनस 4 म्यू है ना, लैम्डा माइनस 4 म्यू और 3 माइनस 6 यानी माइनस 3, तो लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 3। बोलो सही है। ये हम लोगों ने क्या लिख लिया, डी आर लिख लिया, किसका, कॉमन नॉर्मल का डी आर लिख लिया। दिस इज द डी आर ऑफ कॉमन नॉर्मल। बोलो ठीक है, बढ़े आगे। अब हमें 90 डिग्री यूज करना है। इसका डी आर पता है, इस वाले का, एक बार यहां पर 90 डिग्री यूज करेंगे, एक बार यहां पर 90 डिग्री यूज करेंगे। इसका डी आर कितना है, ऊपर वाली लाइन का 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1, यानी 3 माइनस 1 1 और इसका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी 0, क्योंकि 90 डिग्री यूज करना है ना। तो अगर इसका a1 b1 c1 है, इसका a2 b2 c2 है, तो 90 डिग्री क्या होगा, कैसे होगा मैथमेटिकली, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो अब यूज करा जाए, दिस इज a1 दिस इज a2, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है ना। तो वही डॉट प्रोडक्ट जो 0 करते थे, या कार्टेशियन में कंडीशन भी हम लोगों ने याद रखी है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। तो 3 इंटू ये, तो 3 इंटू इतना, 3 का सब में मल्टीप्लाई होगा तो 9 लैम्डा प्लस 9 म्यू प्लस 18, सही है, a1 a2। फिर b1 b2 तो माइनस 1 इंटू इतना, तो प्लस लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 15। बोलो सही है। और फिर 1 का मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा, तो लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 0। सही चल रहा है, कैलकुलेशन देखते रहना है ना। ये 4 है, दिस इज 4। अब लाइक टर्म्स कंबाइन कर ले, 9 लैम्डा यहाँ पे है, लैम्डा यहाँ पे कितना हो गया 10 लैम्डा, 10 लैम्डा और प्लस लैम्डा कितना 11 लैम्डा, 11 लैम्डा आ गया, सही है, 11 लैम्डा। अब म्यू कलेक्ट करते हैं, तो 9 म्यू प्लस 2 म्यू 11 म्यू, 11 म्यू और माइनस 4 म्यू कितना हो गया 7 म्यू हो गया, 7 म्यू। और कांस्टेंट इकट्ठा करते हैं, 18 माइनस 15 कितना प्लस 3 और माइनस 3, ये तो खत्म हो गया, 0 आ गया। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हो रही यार, चलो कैलकुलेशन एक बार देख लेना, बाकी प्रोसेस समझ लो। तो एक इक्वेशन ये आ गई है ना, एक इक्वेशन ये आई, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन, अभी हमने यहाँ पर 90 डिग्री यूज कर लिया, अब यहाँ पे 90 डिग्री यूज करना है, तो बी पे 90 डिग्री यूज करने के लिए फिर से कॉमन नॉर्मल का डी आर और दूसरी वाली लाइन का डी आर, मतलब -3 2 और 4 ये यूज होगा, करते हैं। तो इसी के साथ हमें अब दूसरी लाइन यूज करनी, ये कॉमन नॉर्मल वाला हो गया और ये हमें दूसरी लाइन हो गई -3 2 और 4। तो अब बी पे यूज कर रहे हो ना, तो ये वाली लाइन का डी आर कितना है, ये जो हमने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रखी है, -3 2 और 4। तो -3 इंटू ये पहला पार्ट a1 a2, तो कितना -9 लैम्डा -9 म्यू -18। बोलो सही है, a1 a2 इतना होगा, -9 लैम्डा -9 म्यू -18, a1 a2 हो गया। और अब b1 b2 करते हैं, तो 2 इंटू इतना, तो -2 लैम्डा -4 म्यू और प्लस 30, सही है, ये b1 b2 हो गया।
फिर C1 C2, तो 4 इंटू इतना, तो प्लस 4 लैम्डा माइनस 16 म्यू माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 12 है ये, दिस इज 12। तो 4 इंटू या 4 लैम्डा, 4 का इसमें प्रोडक्ट हो रहा है, 4 लैम्डा माइनस 16 म्यू माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब देखा जाए, सिंप्लीफाई करें, लैम्डा कलेक्ट करते हैं, तो माइनस 9 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा यानी माइनस 11 लैम्डा प्लस 4 यानी माइनस 7 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा। फिर म्यू कलेक्ट करते हैं, तो माइनस 9 म्यू माइनस 4 म्यू माइनस 13 म्यू माइनस 16 यानी माइनस 29 म्यू। कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो उसको चेंज कर लेना, कहीं गलत हो रहा होगा तो। माइनस 18 प्लस 30 यानी 12 माइनस 12 0, 12 माइनस 12 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ गई, बहुत अच्छी सी इक्वेशन आ गई। सीधे सीधे लैम्डा 0 म्यू 0 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। देखो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा भी 0 और म्यू भी 0। तो इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जा रही है, तो लैम्डा 0 म्यू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा था, मतलब डेटा इसका ऐसा दे रखा था कि लैम्डा 0 और म्यू 0 आ गया, बट प्रोसेस तुम्हें पूरा फॉलो करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार लैम्डा और म्यू 0 ही आएगा। ये इत्तेफाक ऐसा है, ऐसा डेटा सेट कर रखा है इस क्वेश्चन को बनाने में लोगों ने, जिसने भी बनाया हो, कि इसने ऊपर वही पॉइंट रखा है, ये जो 3, 8 और 3 है, ये वही पॉइंट है जो ए का कोऑर्डिनेट बनेगा। बट ज़रूरी नहीं है, हमें शुरू से बिल्कुल कहीं पे नहीं बोला, क्योंकि अपने को एडवांस में कैसे पता हो सकता है कि ऊपर वही पॉइंट है जो पॉइंट ए है, यहाँ पर ऊपर वही पॉइंट है जो पॉइंट बी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट प्रोसेस यही फॉलो करेंगे, जो लैम्डा म्यू आना होगा आ जाएगा। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि ऊपर जो पॉइंट दिया होगा दोनों लाइन पर वो ऑलरेडी पहले से ही दिया होगा हमें एंड पॉइंट्स कॉमन नॉर्मल का, और सीधे सीधे इन्हीं दोनों को कनेक्ट करके ही बस आंसर ही लिख डालें, गलत हो सकता है। बात समझ रहे हो? इसलिए हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बाद में लैम्डा 0 म्यू 0 आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। ठीक है ना, तो लैम्डा इस वर्किंग करने के बाद जो लैम्डा म्यू आएगा वो 100% सही होगा, प्रोवाइडेड हमारी कैलकुलेशन सही है। तो अब लैम्डा 0 और म्यू 0 जो आया है उसको अब रखेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा वही पॉइंट दिया है जो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वही पॉइंट हमें मिल रहा है जो ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो लैम्डा 0 रखने के बाद फाइनलाइज हुआ कि ए का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 383 383, दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। म्यू 0 रखने के बाद पता चलेगा कि बी का कोऑर्डिनेट वही है जो ऊपर से मिल रहा है। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है, -3 -7 और कितना 6। बी का कोऑर्डिनेट इज -3 -7 और 6। ये हो गया, मतलब अब हमें पता चल गया कि लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो दोनों लाइन को कहाँ कहाँ पे मुलाकात कर रही है। एक है 383 और एक है -3 -7 6, ये दो एंड पॉइंट्स हैं। तो अब लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स लिख डालोगे और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो, मान लो ए यूज कर लेते हैं, तो x -3 बाई समथिंग अभी लिखेंगे, y -8 बाई समथिंग अभी लिखेंगे, इज इक्वल टू z -3 बाई समथिंग अभी लिखेंगे। 383 पॉइंट हमने यूज कर लिया। अब क्या चाहिए हमें, इसका dr चाहिए। तो अब dr के लिए खामखा क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, जाके क्रॉस प्रोडक्ट में तो और मेहनत होगी, कोऑर्डिनेट तो दोनों निकल ही चुका है, ए और बी दोनों निकल चुका, तो सीधे सीधे ए और बी का जो डिफरेंस है वही क्या है, dr होगा। मतलब यहाँ पर भी रख सकते हो, ये भी तो कॉमन नॉर्मल का dr है, लैम्डा और म्यू यहाँ पर भी रख सकते हो, बट फिर रखने के बाद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम लोगों ने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, तो सीधे सब्ट्रैक्शन कर दो, 3 और माइनस ऑफ -3 यानी +3, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर 8
माइनस ऑफ -7 यानी +7, 8 + 7 कितना 15, और फिर 3 माइनस ऑफ 6, 3 - 6 कितना हो गया -3 हो गया। तो DR आ गया 6, 15 - 3, चाहो तो 6, 15 - 3 को और छोटा कर देना, 3 से डिवाइड कर देना, तो 6 बन जाएगा 2, 15 बन जाएगा 5, है ना, 15 बन जाएगा कितना 5, और -3 बन जाएगा -1, तो नीचे आ जाएगा 2, 5 और -1, ये भी लिख सकते हैं। बोलो समझ में आई बात कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहीं कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताओगे, पूछोगे, ठीक है। ये इतनी बातें हम लोगों की किसके लिए हैं, 3D में लाइन वाले पार्ट के लिए इतनी बातें हैं जो हम लोगों ने अब तक की। अपने एंड पे बाकी काम अपने साइड से भी करते रहो, ठीक है। हम लोग अब इसके बाद शुरू करेंगे क्या, प्लेन, 3D का ही पार्ट है। अब हम लोग मूव करेंगे, हम लोग का लाइन वाला पार्ट खत्म हो गया, नाउ वी विल मूव टू किस पे, प्लेन पे। तो वो बातें हम लोग अब बाद में करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो इतने में तो बिल्कुल बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन, फील फ्री टू आस्क, पूछो, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है यार। जेईई में क्वेश्चन आता है, बार बार पहले भी बोले हैं, फिर बोल रहे हैं, वेक्टर 3D के क्वेश्चन जेईई में रहते हैं, ठीक है।